Good morning children. Today we will do the application of Gauss theorem. In the previous lecture I discussed the Gauss theorem with you. According to the Gauss theorem, the total electric flux phi through any closed surface, किसी भी closed surface से flux कैसे निकाल सकते हैं, it is equal to the integral of E vector dot ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface. This is the Gauss theorem. Now we will do the application of the Gauss theorem. Now first application is we have to find out the electric field intensity due to infinitely long straight uniformly charged wire. आपके पास एक long straight wire है. It has a positive charge uniformly distributed over it. Let lambda is a linear charge density. किसी भी जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली तो क्या बताया था आपको, क्या होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं वहाँ पर. लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चार्ज बाय पर यूनिट लेंथ. लेट एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर. नाउ फॉर गॉस थ्योरम वी नीड टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस फर्स्ट. गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, एक सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए. नाउ गेस करो एक लाइन के अराउंड एक सिमेट्रिकल सरफेस कैसी हो सकती है, एक लाइन के अराउंड एक सिमेट्रिकल सरफेस कैसी हो सकती है, दैट इज अ सिलेंडर. सो हेयर इन दिस टॉपिक वी विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. ये क्या आपके पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर का रेडियस आपने क्या लिया है ऊपर r, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ वायर बिकॉज द वायर इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग. तो उसका कुछ पार्ट हमने ले लिया, दैट इज अ l एंड दैट इज द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर. नाउ गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स. व्हाट इज फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट डी एस. तो ई वेक्टर डॉट डी एस ओवर क्लोज इंटीग्रल ऑफ दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम कहती है, अभी आपने की है. तो क्यू क्या है, लैम्डा क्या था, क्यू अपॉन एल. तो क्यू क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ अब ई वेक्टर डॉट ई एस वेक्टर क्या है, ओवर अ क्लोज सरफेस ऐसे पूरी सरफेस एस पे निकालना है. तो हम इस सरफेस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कैसे, एक तो देखो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर है. एक तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मान लो आपने पेन लिया है, पेन इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ये तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. और दो इसकी एंड कैप्स हैं, दो एंड कैप्स हैं, और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो पूरी तरफ है. सो दिस इज वन सरफेस वी हैव टेकन, दिस इज द कर्व्ड सरफेस, और दो आपने क्या ली, एंड कैप्स ली. अब गॉस थ्योरम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम जिस पॉइंट पे आपने निकालना है वहाँ पर एक एरिया एलिमेंट लेंगे. सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया पर, मतलब इसके इस पर, जैसे ये पेन है आपके पास, यहाँ पर आप एक एरिया एलिमेंट ले लो, एरिया एलिमेंट डी एस वेक्टर. इसकी डायरेक्शन क्या होती है एरिया की, एरिया वेक्टर की, आउट यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, बाहर की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में. सिमिलरली एंड कैप्स पे लो, ये दो एंड कैप्स हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लो डी एस. डी एस वेक्टर क्या होगा, डी एस अगर ये है तो डी एस वेक्टर ये होगा बाहर की तरफ, ये डी एस वेक्टर बाहर की तरफ होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हैं, ये पॉजिटिव लाइन थी ना, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ, बाहर की तरफ. ऐसे आएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास. तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस एंड कैप 1 पे देखूँ, डी एस वेक्टर क्या इधर है और ई वेक्टर कितना है इधर. कितना एंगल है, 90 डिग्री. यहाँ पर एंगल कितना था, 0 डिग्री. ठीक है. और यहाँ पर सिमिलरली दूसरी एंड कैप पे देखो, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये एरिया वेक्टर हुआ बाहर की तरफ. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल ऑफ द एरिया. तो ये बाहर की तरफ आ गया आपके पास. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर थी, बाहर की तरफ थी, तो कितना एंगल हो गया, सेम 90 डिग्री जैसे इधर था. तो आपने पूरी सरफेस को, पूरे एक सिलेंडर की सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. व्हाट इज रीजन 1, एंड कैप 1 ऊपर वाली, रीजन 2 क्या है, नीचे वाली एंड कैप, और थर्ड क्या है, ये पूरी कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर की पूरी तरफ चारों तरफ जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जैसे ये पेन के चारों तरफ है. अब आपने एस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो कैसे, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन की सरफेस एस पे, तो आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओवर द सरफेस 1, 2 एंड 3. अब हम सरफेस 1 एंड 2 की बात करते हैं. सरफेस 1 एंड 2 में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर था. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा. तो आ जाएगा देखो, ई डी एस कॉस थीटा.
अगर मैं रीजन 1 में निकालूँ ई डी एस कॉस थीटा, रीजन 1 में ई और डी एस के बीच में एंगल कितना 90, और रीजन 2 में भी ई और डी के बीच में एंगल कितना 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो मीन्स रीजन 1 और रीजन 2 की वजह से ये इंटीग्रल क्या आ गया 0, ये दोनों क्या हो गए 0। अब क्या बचा रीजन 3, यहाँ एंगल कितना ई और डी एस के बीच में 0 एंगल है। सो क्या आप लिखोगे ई डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या लिखोगे ई डी एस कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, कॉस 0 क्या होता है 1। सो क्या बचा आपके पास ई डी एस, तो ई डी एस क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस मीन्स ये 0 हो गया। इस इक्वेशन में देखो ये 0 है, रीजन 1 में 0 है, रीजन 2 में भी 0 है, 1 0 2 0, सिर्फ क्या बचा ई डी एस थर्ड में बचा, और थर्ड में क्या आया आपके पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को आप सिंपल क्या लिख सकते हो ई डी एस लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ई और डी एस में एंगल कितना है 0। नाउ डी ई को बाहर ले लो, डी एस को आपने अंदर ले लिया, लैम्डा इसको इक्वल कर दो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय इसमें पुट कर दो। नाउ डी एस क्या है, ये इसका क्लोज इंटीग्रल। देखो आपने डी एस क्या लिया था, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया था, व्हाट इज़ दिस, आपने डी एस को पूरे को इंटीग्रेट करना, तो ये क्या होगा, इज इट अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये जो चारों तरफ होता है, ये जो पेन है जैसे पेन सिलेंड्रिकल शेप में, इसके चारों तरफ क्या होता है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। और क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, एच यहाँ क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या ली है एल, तो डी एस क्या हो जाएगा, डी एस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डी एस कैन बी रिटन एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एल। तो ई आ गया आपके पास, डी एस का इंटीग्रल क्या आया 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल, 2 पाई आर को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो क्या आ जाएगा आपके पास ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से देखो आपको एक बात पता चल रही है, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, दिस शेप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्जर्व। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। एन कैप क्या था देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, सिर्फ इधर थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया इधर एन कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर थी ई और एन कैप की इसी डायरेक्शन में ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, जब हमने फाइनल रिजल्ट लिखा तो हमने लिखा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन बताने के लिए हमने उस जगह क्या बता दिया, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस एरिया, यही था, यहाँ पर आ रहे थे ना ये वेक्टर, व्हाट इज दिस 90 डिग्री। तो इस ये क्या आती है कर्व सरफेस एरिया होता है, ये मतलब चारों तरफ जो होता है कर्व सरफेस एरिया, इसके 90 डिग्री है। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वायर। थैंक यू।